नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक्सपर्ट टॉक, मतलब मार्केट के जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको हम अपने यूट्यूब चैनल पे बुला रहे हैं। उनको उनसे हम जानेंगे मार्केट का व्यू क्या है, इस मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इन्वेस्टिंग की, या किस तरीके से इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए, कैसे एग्जीक्यूशन करना चाहिए, इसके बारे में जो भी एक्सपर्ट आएंगे वो हमें गाइड करेंगे। और उनकी गाइडेंस से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या उनकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हम अपने जीवन में इन्वेस्टिंग के लिए कर पाते हैं, तो आई थिंक आने वाले समय में हम अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में सफल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे अर्जुन नागार्जुन सर का। तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए भूषण पाटिल सर है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अर्जुन सर को इंट्रोड्यूस करें एंड देन वी विल स्टार्ट द इंटरेक्शन। तो ओवर टू यू भूषण सर। Thank you, sir. Thank you. So today we have Mr. Arjun Nagarjunan. तो अर्जुन नागार्जुनन ये सुंदरम म्यूचुअल फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट एंड कम्युनिकेशन मैनेजर है। उनके करियर में आप देखोगे तो उनका 12 इयर्स का इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस है और ओवर 10 इयर्स वो सुंदरम म्यूचुअल फंड में है पार्ट कर रहे हैं। अर्जुन आप नीति आयोग के डिस्कशन पैनल में भी थे जहां पे उन्होंने हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ भी प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट किया था। अर्जुन जी बैचलर्स डिग्री है कॉमर्स में, एमए है इकोनॉमिक्स में, एमफिल है इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। अर्जुन जी एमएससी है इकोनॉमिक्स में, एमएससी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टर यूके। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट अर्जुन सर। सो ओवर टू यू आकाश सर। थैंक यू भूषण सर फॉर गिविंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू अर्जुन सर। अर्जुन सर, और कुछ अपने बारे में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, और देन हम आपसे मार्केट का व्यू जानना चाहेंगे। नहीं सर, और कुछ ऐड नहीं करना है। ओके। ऑलवेज ऑलवेज हम्बल लर्नर इन द मार्केट्स। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, करंट मार्केट के बारे में आपका व्यू क्या है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनती है इस मार्केट में, या फिर किस तरीके से एक इन्वेस्टर को अप्रोच रखना चाहिए। करंट मार्केट तो काफी हाई है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और बहुत सारे लोगों को कंसर्न है कि यार क्या किया जाए, एसआईपी कंटिन्यू की जाए, एसटीपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की जाए, या कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी इस मार्केट में देखे जा सकते हैं क्या। तो ब्रीफ में अगर आप कुछ बता पाया करंट मार्केट सिनारियो के बारे में तो हम जानना चाहेंगे। श्योर आकाश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने सही क्वेश्चन पूछा। वो ऑल टाइम हाई के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो अगर देखें तो तीन इन्वेस्टमेंट टाइप्स हैं। तो एक एसआईपी है। अगर एसआईपी है तो कोई कोई चिंता ही नहीं है, आपको एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ऑल टाइम हाई मार्केट में हो तो एसआईपी इज द बेस्ट टाइम। तो जब जब मार्केट का जो करेक्शन आ जाता है, आपका जो कॉस्ट एवरेजिंग जो है बन जाएगा, तो वो एसआईपी का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आप एसआईपी नहीं करना चाहते हो और मार्केट को टाइम करना चाहते हो, आपको ये मन में रखना है कि टाइमिंग द मार्केट तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब हम एक चार्ट को देख के ये बोल सकते हैं कि अरे यार, यहाँ पे इन्वेस्ट करना था, यहाँ पे बेचना था, यहाँ पे इन्वेस्ट करना था। इन रियलिटी अगर देखें तो ऐसे नहीं होता है। ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो एक आप कर सकते हो। अगर आप वो एसटीपी कर सकते हो, थोड़ा वो लिक्विड में डाल के या आर्बिट्राज में डाल के, जब जब आप करेक्शन आ जाता है, आप उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हिस्ट्री देखें तो ऑल टाइम हाई, जब लास्ट ऑल टाइम हाई चलता है, वहां से मार्केट ऑन एवरेज 20-25% करेक्शन आ जाता है। पर एक झटके में नहीं, वो एक दो साल में वो करेक्शन स्लोली आ जाएगा। तो आप ये कर सकते हो। जब आपको ये समझ में आता है कि थोड़ा मोमेंटम वीकनेस आ रहा है मार्केट में, आप वो एसटीपी करना शुरू कर सकते हो। और उसमें भी वो टाइमिंग का एलिमेंट है। तीसरा, आपका जब लमसम के हिसाब से अगर देखें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि मार्केट में ऑल टाइम हाई में अगर आप लमसम डालते हो, हिस्टोरिकली 1990 से अगर डेटा देखें, तो आपका आपने 5 साल में कितना रिटर्न बनाया है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो 1990 से डेटा डेटा देखें तो जब जब आप ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करते हो और वो इन्वेस्टमेंट, वो लमसम इन्वेस्टमेंट को आप 5 साल रखते हो, आपका 5 साल का रिटर्न क्या है। तो डेटा ये दिखाता है कि
30%, 30% ही संभावना है आपका 12% रिटर्न बनाने का मार्केट में। इवन आफ्टर 5 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपका 12% रिटर्न आपको अगर चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है 30% ही है। वो तो इतना बहुत कम ही हुआ। तो अगर आप 100% इक्विटी में पैसा डालना चाहते हो लमसम के हिसाब से, आपका टाइम फ्रेम एटलीस्ट 7 इयर्स होना चाहिए, 7 इयर्स प्लस। ओके अगर आपका टाइम फ्रेम 7 इयर्स प्लस नहीं है तो आपको 100% आपका जो पैसा है 100% इक्विटीज में नहीं डालना चाहिए। आपको एसेट एलोकेशन जरूर देखना चाहिए, बिकॉज ये वैल्यूएशन की बात चल रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑल टाइम हाई के हिसाब से अगर देखें तो जब जब ऑल टाइम हाई में लमसम डालते हो 5 इयर्स रिटर्न प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो आपको एसेट एलोकेशन तो करना ही है। तब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, एसेट एलोकेशन कैसे करें, डेट में करें या इक्विटीज में करें, किसी और एसेट क्लास में करें। तो थोड़ा सा अगर मैं समराइज करूं तो इस करंट मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, तो एसआईपी है तो कंटिन्यू करना चाहिए, अगर मार्केट थोड़ा सा वीक प्रोबेबिलिटी दिखता है तो एसटीपी करना चाहिए। और अगर ऑल टाइम हाई में 1990 से अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो सर का कहना है कि प्रोबेबिलिटी है 30% की कि आपने 12% का रिटर्न बनाया होता। तो अभी ऑल टाइम हाई में अगर लमसम इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो प्रोबेबिलिटी 30% है कि आप 12% या उसके आसपास के रिटर्न आप बनाए, या 70% की प्रोबेबिलिटी की उससे कम ही बनाए। तो सर का कहना यह है कि अगर आप फिर एसेट एलोकेशन के प्रोस्पेक्टिव से जाए तो क्या हो सकता है। तो क्या एसेट एलोकेशन अगर इस करंट मार्केट में लमसम में इन्वेस्टमेंट करके अगर एसेट एलोकेशन किया जाए या अलग अलग एसेट्स में पैसा डाला जाए तो 12-15% के रिटर्न अभी भी बनाए जा सकते हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हाँ, तो अभी जो टाइम है एब्सोल्यूट रिटर्न देखने का टाइम नहीं है। तो मैं ये इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रेड नहीं कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने फिनेंशियल गोल्स के लिए या चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिटर्न्स बनाना है, पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट 2-3 साल में जो रिटर्न मार्केट ने दिया है वो रिटर्न तो अगले इस साल में तो नहीं होगा, इन द सेंस उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज लास्ट 3 इयर्स का जो मार्केट था बहुत तेज था। अब 2024 में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की संभावना है। तो अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, हमें ये पता नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1990 से देखें तो 1990s में ये ऑल टाइम हाई मार्केट जो था 6 महीना चला। 1990s में 1 साल चला। अगर 2004 से 2008 देखें तो 4 साल लगातार चलता रहा ऑल टाइम हाई। उसके बाद 1 साल, 2 साल, 1-1.5 साल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें ये पता नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई मार्केट जो है कितने महीने ऑल टाइम, या 3 महीने ऑल टाइम हाई लगातार चल सकता है, या 9 महीने, या 1 साल, या 1.5 साल, या 2 महीने। पता नहीं, किसी को पता नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई कितना टाइम चलता रहेगा। तो आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है और आपको ये आपका जो एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, उसे वो वेल्थ है उसे जारी रखना है मॉडरेट रिटर्न के हिसाब से। तो ये आपका जो टाइम है रिस्क वेटेड रिटर्न की जरूरत है, एब्सोल्यूट रिटर्न की नहीं। तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही है आपको, पर वो जो इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका वॉलेटिलिटी जो है उसे ऑफसेट करने के लिए आपको एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना होगा, दूसरे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना होगा जहां पे वॉलेटिलिटी या रिस्क कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी का जो एक्सपोजर है उसका वॉलेटिलिटी को थोड़ा ऑफसेट करेगा। ओके, बढ़िया। तो अगर रिटर्न के हिसाब से देखें, रिस्क एडजस्टेड करेक्ट, रिटर्न जैसा आपने बोला, क्या आप इन्वेस्टर को थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकते हैं व्हाट इज द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न? नंबर के हिसाब से आप बोल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, मतलब रिस्क हाँ, एडजस्टेड रिटर्न बहुत सारे लोग बोलते हैं, शब्द तो सुना करेक्ट है, करेक्ट एग्जैक्टली व्हाट करेक्ट। इज इट?
तो वो आप एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये हाँ, जरूर होगा। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का ये मतलब हुआ कि अगर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, उतना ऊपर आपका पोर्टफोलियो नहीं जाएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट जोर से गिरता है, आपका पोर्टफोलियो उतना गिरेगा नहीं। यस। तो जब आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, एक इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेल्थ है रिटर्न बनाए, पर इससे भी बहुत जरूरी है आपका जो वेल्थ है वो नेगेटिव में नहीं चलना चाहिए। प्रोडक्शन आपका डाउन साइड मॉडरेट रिटर्न प्रोटेक्टेड है। होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, डाउन साइड बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप 1 लाख से शुरू करते हो, तो आपका वो डाउन साइड इतना मन में सूझेगा नहीं। तो आपको यही मन में आएगा कि मुझे 10% रिटर्न चाहिए, 20% रिटर्न चाहिए, 15% रिटर्न चाहिए। पर ये 1 लाख का जो पोर्टफोलियो है, अगर 50 लाख बन जाता है, देन आपका जो मन में फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि ये 50 लाख, मुझे 50 लाख से कम वो इरोशन नहीं होना चाहिए। 50 लाख से ज्यादा अगर 7% या 8% या 9% रिटर्न आ जाता है, तो वो रिस्क एडजस्ट रिटर्न में फोकस रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत लकी इन्वेस्टर होते, 2013 में आप मार्केट में आ जाते, तो आपने लार्ज कैप में 100% रिटर्न बनाया होगा, मिड कैप में 200, स्मॉल कैप में 250। वो तो बहुत लकी इन्वेस्टर हो गया। तो ये जो फेज है, अगर वापस आएगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना है कि मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, मार्केट में रिटर्न चाहिए, पर जो डाउन साइड है वो मैं कैसे लिमिट कर सकूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पोर्टफोलियो की साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो डाउन साइड आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, डेट में या गोल्ड में, वो कैसा है। तो हम एक मल्टी एसेट फंड लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें यही फोकस है। जो 65% हम इक्विटी में फोकस कर रहे हैं, 10% डेट में फोकस कर रहे हैं, और 25% गोल्ड में फोकस कर रहे हैं। तो डेट में कम है, डेट में जो इन्वेस्टमेंट है कम है, इसलिए कम है क्योंकि हम ये मानते हैं कि आरबीआई का जो रेट कट साइकिल है वो बहुत छोटा सा रेट कट साइकिल होगा। 3 रेट कट से ज्यादा आरबीआई रेट कट नहीं करेगा। तो इससे ये हो गया कि 3 रेट कट 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट से यील्ड उतना नीचे नहीं गिरेगा। तो वहां पे उतना पैसा बनने की वो संभावना कम है। गोल्ड में हम 25% डाल रहे हैं, बिकॉज गोल्ड में हम थोड़ा पॉजिटिव व्यू है गोल्ड का। और गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी की वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छी तरह ऑफसेट करेगा, बैलेंस करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो अगर एक नंबर डालें, तो आप इस मार्केट में आपको एफडी प्लस 2-3% उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो एफडी प्लस 2-3% हो गया, अराउंड 9% रिटर्न अगर आप मार्केट में बनाते हो एक 3 या 4 साल के टाइम फ्रेम पे, वो एक अच्छा रिटर्न होगा, वो जो रिस्क एडजस्टेड होगा। ओके, कंक्लूजन ये है कि 100% इक्विटी में नहीं जाना चाहिए अभी के डेट में। सबसे करेक्ट। इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी की बात की जाए तो पिछले 2-3 साल में काफी अच्छा रिटर्न मार्केट ने बनाया, तो आने वाले साल में 2024-25 में शायद और वोलेटिलिटी रह सकती है। तो अल्टरनेटिव मतलब जो भी इक्विटी 100% तो नहीं जाना है, तो फिर एसेट एलोकेशन करना है, तो फिर गोल्ड में कितना जाए या फिर डेट में कितना जाए या फिर इक्विटी में कितना जाए, तो ये पर्सनल सारे व्यूज या मेहनत करने से अच्छा है कि सर ने बताया कि उनका कुछ वो फंड लेके आ रहे हैं जो मल्टी एसेट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ये सवाल है कि ये मल्टी एसेट फंड के बारे में मैंने काफी कुछ पढ़ा भी है, देखा भी है, तो उसमें इंटरनेशनल इक्विटी को भी इंक्लूड किया जाता है। तो आपने अभी जो बताया आपके फंड में आपने इक्विटी को 65% एलोकेशन देने का तय किया है, 10% आपने बताया कि डेट में जा रहे हैं, 25% आप गोल्ड में जा रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल इक्विटी नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल रहेगा। और साथ में ये भी मुझे पूछना है कि आपने 10% एलोकेशन डेट भी दिया है, तो ये यील्ड कम रहेगा ऐसा आपका कहना है।
और अपने मेरे हिसाब से 25% गोल्ड को भी बहुत ज्यादा है। तो आप इतना पॉजिटिव क्यों गोल्ड पे है, और अपने इंटरनेशनल इक्विटी में ज्यादा या एक्सपोजर लिया ही क्यों नहीं है? दिस इज माय 2 क्वेश्चंस। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी पॉइंटेड है। अम, अ, आप इंटरनेशनल इक्विटीज का जो द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड एक थोड़ा भूत सवार था मार्केट में 2-3 साल में। अब हमें ये समझना चाहिए कि हम इंटरनेशनल इक्विटीज में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए हम इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कि इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर वो सही टाइम क्या है। तो हिस्टोरिकली अगर डेटा देखें तो जब जब इंडिया का जो मैक्रो है, इंडिया का जो आंकड़े है इकोनॉमी का, जब जब वो बहुत स्ट्रांग रहता है, इंडिया का जो रिटर्न है वो, फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल इक्विटीज का एक एग्जांपल देखें तो यूएस रिटर्न देखते हैं। तो इंडिया के जो आंकड़े हैं बहुत स्ट्रांग जब जब रहता है मैक्रो का, इंटरनेशनल इंडिया का जो मार्केट रिटर्न है वो यूएस से ज्यादा रहता है। बट जब इंडिया का मैक्रो वीक है, कमजोर है, तब सही वक्त है इंटरनेशनल इक्विटीज में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करने का। जब जब इंडिया का जो मैक्रो थोड़ा वीक लग रहा है, बहुत ही वीक लग रहा है, तब इंडिया का जो रिटर्न है यूएस से कम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर 2013-14 की बात करें, या 2018-19 जो क्रेडिट क्राइसिस था उसकी बात करें, ये सब साल अगर आप देखें तो इंडिया का जो रिटर्न है यूएस से कम है। तो यही टाइम सही होगा अब आपको इंटरनेशनल इक्विटीज में एक्सपोजर लेने के लिए। अभी के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया को मैक्रो बहुत ही स्ट्रांग है, वीकनेस तो कोई दिख नहीं रहा है। तो इंडिया में डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना इंटरनेशनल इक्विटी या फिर जो भी बड़े बड़े नाम होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा होती है। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम इंडिया में इन्वेस्ट करें आउट ऑफ कंट्री। तो आपने बताया कि माइक्रो जो भी है वो इंडिया के बहुत स्ट्रांग है, उस वक्त इंटरनेशनल इक्विटी में नहीं जाना चाहिए और डोमेस्टिक इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा हमारे इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से। दूसरा मैंने सवाल पूछा था कि गोल्ड में आपने ज्यादा एक्सपोजर लिया है 25%, तो क्यों गोल्ड, अदर कमोडिटीज क्यों नहीं, और गोल्ड ही क्यों? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इसका दो दो आंसर है। तो एक, हम गोल्ड का रिटर्न जो है, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री वाला जो रिटर्न है जो है, वो हम निकाल के देखते हैं। तो अगर 25 ईयर CAGR कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ देखें, या 10 या 10 ईयर्स का रिटर्न देखें, तो गोल्ड ने अराउंड 12% रिटर्न दिया है, 12% रिटर्न दिया है CAGR। और आपको ये मन में रखना है कि 12% रिटर्न कम रिस्क। अगर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो है कम वॉलेटिलिटी है, कम रिस्क है, कम रिस्क के हिसाब से गोल्ड ने 12% रिटर्न दिया है। दूसरे कमोडिटी बास्केट्स देखें, दूसरे मेटल बास्केट्स देखें, तो यही लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है 6 to 9% ही है। तो हमने सोचा अगर डाइवर्सिफाई करना ही है, इक्विटी थोड़ा डाल, इक्विटी तो 65% रख रहे हैं, 10% डेट डाल रहे हैं, और डेट, इक्विटी और डेट के अलावा अगर कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना ही है, तो ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन द हाईएस्ट रिटर्न जो देता है विथ कम रिटर्न, कम रिस्क। तो गोल्ड ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने सोचा कि अगर गोल्ड 12% रिटर्न दे रहा है और अदर कमोडिटी बास्केट 6 to 9% ही रिटर्न दे रहे हैं, तो डाइवर्सिफाई क्यों करें, गोल्ड में ही, खाली गोल्ड में ही सारा 25% गोल्ड में ही डाल दें। तो यही एक थॉट प्रोसेस था। एक और थॉट प्रोसेस था कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो लास्ट 3 साइकिल्स देखें, तो जब जब यूएस का सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कट करता है, उस टाइम पे गोल्ड, डॉलर टर्म में गोल्ड का थोड़ा सा एक रैली रहता है। तो 2001 to 2003 में फेडरल रिजर्व ने 550 बेसिस पॉइंट्स, 5%, 5.5% रेट कट किया था। गोल्ड का एक रैली हुआ था। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे 5% रेट कट किया फेडरल रिजर्व ने, वहां पे भी गोल्ड का एक रैली था। कोविड के टाइम पे भी रेट कट किया था अराउंड 2.25%, वहां पे भी गोल्ड का एक रैली था। तो ये 3 रैलीज का एक
एक एवरेज देखे, एक टेम्पलेट निकाले, तो ये पता चलता है कि जब जब यूएस का जो सेंट्रल बैंक है 5% रेट कट करता है, लगभग 50 से 50 to 60% एक गोल्ड में डॉलर टर्म्स में रिटर्न बन जाता है। पर ये रिटर्न 1 साल या 2 साल में नहीं, जो 5% का जो रेट कट है, जो वो 5% रेट कट करने के लिए कितना टाइम लगता है, उस टाइम फ्रेम में 50 to 60% रिटर्न आ जाता है। तो दिसंबर में फेडरल रिजर्व ने एक फोरकास्ट निकाला। फेडरल रिजर्व ने ये कहा था कि हम 2024, 25 और 26 3 सालों में हम 2.5% रेट कट करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, ये तो 30% फेडरल रिजर्व ने, यहाँ से गोल्ड में सॉरी सर, 2.5% अगर फेड रेट कट करता है तो 30% 3 साल में रिटर्न यहाँ एग्जैक्टली से गोल्ड में इमीडिएटली एग्जैक्टली दिख रहा है। एग्जैक्टली तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 2.5% के हिसाब से अगर चले तो 25 to 30% तो आपको हिस्ट्री के हिसाब से तो रिटर्न आना चाहिए। ये डॉलर गोल्ड की बोल रहे हैं। अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी तो 3-3.5% तो एवरी ईयर डिप्रिसिएशन होता ही है। तो 3 सालों में अगर देखें तो 10% इजिली हो जाएगा इंडिया का डिप्रिसिएशन, करेंसी डिप्रिसिएशन। तो ये 10% आप वो 25-30% से जोड़ दें तो रफली अराउंड 35-40% 3 सालों में गोल्ड का रिटर्न होने की संभावना है। करेंसी की तो वजह इसीलिए से हम, और ये जो फेड का रेट कट है उसकी वजह से करेक्ट डायरेक्टली यहाँ करेक्ट से 12 से 13% का आप बोल रहे सीएजीआर अगले 3 साल में दिख रहा है गोल्ड में। करेक्ट ओके, यस, कंटिन्यू करें सर। हाँ, तो तो इसीलिए हम गोल्ड में पॉजिटिव है और गोल्ड में 25% रख रहे हैं। नाउ ये रिटर्न जो है 35 to 40% का रिटर्न, इस रिटर्न में मार्केट ने ऑलरेडी कितना दिया है ये हमें पता नहीं चलेगा। पर अगर गोल्ड का जो रैली देखें तो वो इजराइल हमास के जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद ही गोल्ड का एक शार्प इंक्रीज हुआ था। और अगर मार्केट ने फेडरल रिजर्व के जो रेट कट्स है उसे थोड़ा भी प्राइस किया होता तो आप ये कह सकते हैं कि वो 250 बेसिस पॉइंट्स में शायद 50 बेसिस पॉइंट्स मार्केट ने प्राइस किया है। वो 200 बेसिस पॉइंट्स अभी बाकी है प्राइस करने के लिए, और फेडरल रिजर्व का रेट कट अभी शुरू ही नहीं हुआ है। यस, तो ये पॉजिटिव रिटर्न जो है गोल्ड का, हमें ये लगता है कि वो होने की संभावना ज्यादा है। बहुत बढ़िया सर। और आने वाले इलेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या व्यू रहता है? आप फंड अभी तो जो भी आप कलेक्ट करेंगे तो डिप्लॉय हाँ, इमीडिएटली करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और कब आपका ये नेफो आ रहा है या कब उसका स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इन्वेस्टर इस जो आपने प्रोडक्ट लाया है उससे रिटर्न आने वाले 4 से 5 साल? आपने जो बताया कि एफडी प्लस 2-3% हाँ, आप बनाएंगे, लेकिन आपने हाँ, जो व्यू बताया गोल्ड का और इंडियन जो माइक्रोज इतने अच्छे हैं, तो ये तो आपने बहुत कंजर्वेटिव साइड बताया होगा मेरे हिसाब से 9 से 10% का। तो क्या हम्म, आप हायर साइड क्या एक्सपेक्ट करें, और लोअर साइड तो आपने बता ही दिया है। हाँ। तो मेरे हिसाब से अगर एक रिटेल इन्वेस्टर है, उसका जो फोकस है, गोल है अपना वेल्थ क्रिएट करना, तो डाउन साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मार्केट में एंटर होता है उसको ये समझ में आना चाहिए कि ठीक है, मैं शायद अनलकी हूँ, तो नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं होगा। तो 9 to 10% का जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम तो नहीं होगा, उससे ज्यादा आता है तो बोनस है। तो उस मेंटालिटी से चलना चाहिए, बिकॉज फोकस ये जो ये है कि मुझे बेटी की शादी के लिए वेल्थ क्रिएट करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाउन साइड प्रोटेक्ट करना। पर अगर आपका टाइम फ्रेम, इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम 10 साल है, तो आप 100% इक्विटी जा सकते हो। तो मैं ये ऑलवेज बताता हूं कि लोग बोलते हैं कि रिस्क और एज से कुछ संबंध है। मैं 80 इयर्स वाले लोग अंकल्स को मुझे पहचान है जो 100% इक्विटी में डालते हैं। 80 ईयर ओल्ड पीपल 100% इक्विटी में डालते हैं। और 30 ईयर नौजवान को भी जानता हूं जो इक्विटी में ही डालते ही नहीं है, डेट में ही डालते हैं।
तो रिस्क और एज से कोई ताल्लुक नहीं है। रिस्क ताल्लुक जो ये है कि आप अपने लाइफ साइकिल के हिसाब से आपको रिस्क देखना है। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरी बेटी की शादी 3 साल के बाद है, मैंने बेटी की शादी के लिए थोड़ा सेविंग किया हुआ है, मुझे वो सेविंग 100% इक्विटी में डालना ही नहीं है, बिकॉज 3 साल का टाइम फ्रेम है। 3 साल में मार्केट में कुछ भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है। मुझे वो पैसा मुझे 100% इक्विटी में डालना नहीं है, 0% इक्विटी नहीं है, नहीं चाहिए। तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके वो टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा तो इक्विटी बनता ही है, पर आपके रिस्क के हिसाब से शायद कम इक्विटी, और वो स्टेबलाइज करने वाला शायद गोल्ड या डेट वो ज्यादा होना चाहिए। अगर मेरी बेटी की शादी 10 साल के बाद है तो 100% इक्विटी डालना ही है, यस बिकॉज वो 10 इयर्स का जो टाइम फ्रेम है, जितना भी वॉलेटिलिटी रहेगा वो सब ऑफसेट हो जाएगा। वो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है 10 इयर्स का अगर हिस्ट्री देखें तो ऑलवेज बहुत बढ़िया रिटर्न्स मार्केट में बनाए हैं। लार्ज कैप में, या अगर आप थोड़ा मिड और स्मॉल कैप डालते हो, वो रेशियो कैसा भी करें आप, 10 इयर्स के टाइम फ्रेम में आपने अच्छा रिटर्न बनाया ही है। तो रिस्क के जो है आप इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ना कि एज के हिसाब से। बहुत बढ़िया। सर ने जो बताया कंक्लूजन इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि सर का कहना है कि आपका गोल का टेन्योर क्या है। आपको अगर 2-3 साल में अपने बच्चे की हायर एजुकेशन करनी है या शादी करनी है बच्चों की, और आपने आप तक वेल्थ क्रिएट किया है, उसके लिए पैसा बनाया है, वो सारा पैसा अगर आप इस मार्केट में 100% इक्विटी में रखेंगे तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो वो जो पैसा है आप ये जो एसेट एलोकेशन फंड है, इस टाइप्स ऑफ फंड में मूव कर सकते हैं, जो डाउनसाइड प्रोटेक्ट करेगा और आपको मतलब एफडी से ज्यादा 2-3%, 4% भी बना के देता है, डाउनसाइड प्रोटेक्ट करता है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर आपका टाइम हॉरिजन के हिसाब से ये अच्छा रहेगा। और अगर आप 10 साल का व्यू रखते हो, 15 साल के बाद आपका गोल पूरा करना है, तो यू कैन गो विद द इक्विटी, फुल्ली इक्विटी के साथ जा सकते हैं, ऐसा सर जी का कहना है। तो सर ये जो फंड है ये कौन सी डेट में आने वाला है, और कब इसका एनएफओ कब आने वाला है, और कब इसका क्लोज होने वाला है? तो ये तो शुरू हुआ है, 5 तारीख से शुरू हुआ है, 19 तक जारी है। ओके, 5 तारीख से 19 तारीख के बीच में आप अगर आपके 2-3 साल के गोल्स के पैसे डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ एफडी प्लस रिटर्न पाना चाहते हैं, तो ये वेरी गुड ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, हम फिजिकल गोल्ड अगर सोचेंगे, सर ने बहुत अच्छा व्यू दिया, तो हम क्या करते हैं, अभी गोल्ड तो बढ़ने वाला है, सर ने तो बता दिया, तो जाते हैं मार्केट में लेके आते हैं। फिजिकल गोल्ड अगर करेंगे तो दिक्कत ये हो जाती है कि आपके 40% पैसे जगह पे गए, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस होता है, डिप्रिशिएशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सो यू आर लूजिंग योर, जो भी गेन है वो आपके हाथ में 100% कभी नहीं आता। हालांकि मैं तो कहता हूं कि आपके हाथ में गेन आता ही नहीं है। तो फिजिकल गोल्ड कर कर वो रिस्क संभालने की या सब करने की वो झंझट से बचना है। और दूसरी बात, इक्विटी का भी फ्लेवर आपको चाहिए, और डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड चाहिए, तो एसेट ये जो एलोकेशन फंड है ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं। जो रिटायर्ड लोग हैं या फिर जिनको मतलब डाउन साइड पैसा नहीं जाने देना है, उनके लिए एसेट एलोकेशन फंड फंटास्टिक होते हैं। और जो भी व्यू और सर ने जो भी बताया, फेड का रेट कट्स की वजह से गोल्ड की रैली के बारे में बताया, या फिर 2-3%, 3.5% से जो हमारा करेंसी डिप्रिशिएट होता है उसकी वजह से ही गोल्ड में अप्रिशिएट होता है हमारे यहाँ पे। तो ये गोल्ड की बात बताई, माइक्रो पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं, और आने वाले समय में इलेक्शन है, काफी सारी वोलेटिलिटी दिखती है। ऑलरेडी मार्केट जब भी 2-3 साल काफी अच्छी रैली देता है, उसके बाद थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा सांस लेता है। तो इन बिटवीन शायद हो सकता है पॉजिटिव रिटर्न बने, हो सकता है निगेटिव बने, लेकिन आपको अगर स्टेबल रिटर्न चाहिए तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जरूर आपको सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कितना परसेंट एलोकेशन इसमें करना चाहिए, अगर किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड में? तो वो तो आप इंडिविजुअल वो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही होगा। तो एक एक नंबर हम नहीं देख सकते हैं। एक ये जरूर बता सकते हैं कि अगर वो रिस्क के प्रोफाइल से अगर देखें, तो मार्केट में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जो है, उसका जो रिस्क प्रोफाइल है, इसका रिस्क प्रोफाइल ऑलमोस्ट द सेम है। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट है,
यहाँ पे इक्विटी, डेट और गोल्ड है। तो रिस्क के हिसाब से बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड का रिस्क प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट द सेम है। तो आपको ये मन में रखना चाहिए कि यहाँ पे इक्विटी है, मिनिमम 65% इक्विटी रहेगा ही। तो थोड़ा रिस्क है और वो ऑफसेट करने के लिए गोल्ड और डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, और इक्विटी का टैक्सेशन रहेगा? हाँ, तो ये एडवांटेज है इसमें कि अगर आप इक्विटी में सेपरेटली आप इन्वेस्ट करते हो, डेट में सेपरेटली इन्वेस्ट करते हो और गोल्ड में सेपरेटली इन्वेस्ट करते हो, आपका जो टैक्सेशन है इक्विटी में इक्विटी टैक्सेशन मिल जाएगा, ईटीएफ और डेट में इक्विटी टैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर मल्टी एसेट में करते हो तो तीनों का जो टैक्सेशन है इक्विटी का ही होगा, इक्विटी टैक्सेशन ही मिलेगा। तो वहां पे आपको आपका जो बचाव जो है अराउंड 50 बेसिस पॉइंट्स का रिटर्न डिफरेंस हो जाएगा अगर आप मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करते हो। 50 बेसिस पॉइंट्स का रिटर्न बन जाएगा वहां। वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो सर का कहना है कि अगर गोल्ड में आप सेपरेटली जाते हो तो गोल्ड में जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, गोल्ड का टैक्सेशन आपको वहां पर लगेगा, डेट का टैक्सेशन लगेगा, और मेरे हिसाब से वो आपके मतलब अगर शॉर्ट टर्म में जाएगा तो आपके अर्निंग में ऐड जुड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप जाएंगे तो वो उसके जो फिक्स टैक्सेशन है उस हिसाब से वो कट जाएगा। लेकिन आप अगर इस मल्टी एसेट फंड में पैसे डालते हो तो सारे जो भी एसेट्स में पैसा बनेगा उसके लिए इक्विटी टैक्सेशन होगा। और इक्विटी टैक्सेशन सिंपल है, 1 लाख एंड अबव अगर साल में आपको गेन होता है तो अबव पर आपको 10% भरना होता है। जो मेरे हिसाब से अदर किसी भी इक्विटी किसी भी एसेट क्लास के साथ कंपेयर किया जाए तो वो सबसे कम है। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड आपने जो भी बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन दी फंड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, और आपके जो व्यूज बताए उसके लिए तहे दिल से मैं अपने इन्वेस्टर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और डेफिनेटली लोगों को अपील करता हूं कि ये जो मार्केट पिक है इस समय में 100% इक्विटी में जाने से अच्छा है कि नया पैसा आप अगर इस टाइप ऑफ फंड में इन्वेस्ट करेंगे और जैसे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाते हैं फिर बाद में अगर आपको लगता है तो आप मूव कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज में ये जो फंड है 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 19 जनवरी तक है। तो आप अपना पैसा यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 2-4 सालों में काफी अच्छा पैसा बनाया और आपका गोल आने वाले 1 या 2 साल में पूरा करना है, 3 साल में पूरा करना है, या 4 साल में पूरा करना है, तो आपको वो प्रॉफिट बुक करके मेरे हिसाब से इस फंड में आप आ सकते हो। यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो सर ने एक्सप्लेन किया वो काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। सो डेफिनेटली इस वीडियो का मैं मानता हूँ कि आपको यूज होगा आने वाले समय में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। So thank you very much, sir, Arjun sir, for coming here and giving us बहुत बहुत शुक्रिया। valuable information. Thanks a lot. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।